औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काफ़ी अरसे से वक्त की तलाश में था कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है उसके ऊपर कुछ हालात हाज़रा पे कुछ डिस्कस की जाए कि पीटीआई की गवर्नमेंट को एक आइनी प्रोसेस के ज़रिए अदम एतमाद करते हुए उसकी हुकूमत को ख़त्म किया गया और पीडीएम की हुकूमत या मुत्तहिदा अपोजिशन की जो हुकूमत आई है इसमें एक कानूनी तरीका अडॉप्ट किया गया था जो कि आइन के अंदर मौजूद है, कानून के अंदर मौजूद है। ऐसा कोई भी आइनी गैर आइनी काम नहीं किया गया पीडीएम की तरफ से जिसको हम ये कह सकें कि ये गैर आइनी था। लेकिन पीटीआई की हुकूमत की तरफ से या पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से बेशतर बहुत सारे काम ऐसे किए गए जो कि गैर आइनी थे। हुकूमत आती हैं चली जाती हैं और हुकूमत के आने और चले जाने से यकीनन जो असरात मुरतब होते हैं वो हम जैसे लोगों के ऊपर उनके असरात मुरतब होते हैं। 22 करोड़ अवाम के ऊपर उनके असरात मुरतब होते हैं कि कोई हुकूमत अगर आए और उसके कौल और फ़ेल में तज़ाद हो तो उससे जो माशरा जन्म लेता है या जो माशरा बनता है या माशरे में रहने वाले लोगों के ऊपर जो उसके असरात आते हैं तो वो यकीनन अच्छे नहीं होते। यकीनन जब हम किसी को वोट देंगे तो उससे हम वो कुछ कौम से वादे करेगा और वादों को फिर इफ़ा करना उसकी ज़िम्मेदारी है। हम ने वोट दे के उसको इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया, हमने शफ़ाफ इलेक्शन गुजारने के बाद इक़्तिदार उसके हवाले जब हो जाता है तो वो कुछ वादे करेगा। यही कुछ इमरान ख़ान की गवर्नमेंट के साथ हुआ कि 5 साल पिछले केपीके गवर्नमेंट के और 3 साल इस गवर्नमेंट को 8.5 साल केपीके हुकूमत को पीटीआई को मिले और 5 साल वफाक में पीटीआई को 3.5 साल वफाक में पीटीआई को मिले। और मतलब ये कि जो तकरीर इमरान ख़ान ने की उस तकरीर के बाद लोगों में एक उम्मीद जागी कि शायद पाकिस्तान में कोई तब्दीली, कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। लेकिन तकरीर अच्छी करने से पेट नहीं भरता और ना ही तकरीर अच्छी करने से मुल्क तरक्की करता है, बल्कि मुल्क तरक्की करेगा आपके अमली इक़दाम से। मैं मौजूदा सूरत हाल को मेरे कुछ दोस्त खफ़ा होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पीटीआई हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो और खफगी भी उनकी है क्योंकि उनकी एक एफिलिएशन है। तो उन दोस्तों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप सियासी जमात को एक तो मजहबी अकीदा मत समझें और अपने लीडर को देवता ना समझें कि खुदा न खास्ता आपने अगर उसको मजहबी अकीदा समझ लिया और अपने लीडर को देवता समझ लिया तो आप तनकीद से रह जाएंगे। आप सिर्फ उन बातों को सोचेंगे कि आपने अपने किस तरह अपने इस लीडर को प्रमोट करना चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। मेरे कुछ सवालात हैं, मैं अपने दोस्तों के सामने पीटीआई के इन दोस्तों के सामने जिनसे मेरा ताल्लुक़ है मैं उनके पास रखता हूँ और यकीनन वो मुझे जवाब भी दलील के साथ देंगे क्योंकि ये बात तय है कि अगर आप दलील और सबूत के साथ बात करेंगे तो यकीनन आपकी बात सुनने वाला आपकी बात से मुतासिर होगा। और जिन लोगों के पास दलील ख़त्म हो जाती है और जिन लोगों के पास सबूत नहीं होते किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए तो वो फिर गालम गलोच पे आ जाता है, जो कि इस वक्त पीटीआई के कारकुनों को खासा है कि वो बात दलील से करने के बजाय गालम गलोच कर रहे हैं और माशरे को एक इंतशार की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। हमारी ये कोशिश है, मेरा ताल्लुक़ जिस सियासी जमात से भी है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम इंतशार की तरफ ना जाएं। हम दलील से बात करें, दलील से कायल करें और दलील से ही कायल हों। मैं कुछ सवालात अपने दोस्तों के सामने रख रहा हूँ और उम्मीद है कि मुझे इन सवालात का जवाब वो अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से देंगे, दलील के साथ देंगे। देखें, इमरान ख़ान ने कुछ वादे किए थे कौम के साथ, कुछ सब्ज़ बाग दिखाए थे कौम को जिसकी वजह से उनको 70 लाख या 80 लाख उनको वोट पड़ा। इमरान ख़ान ने कहा था कि 350 डैम का वादा किया था
कितने बन चुके और कहाँ पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 70 यूनिवर्सिटी का वादा किया था। पीटीआई की 8 साल दौर में एक नई यूनिवर्सिटियाँ हमें दिखा दी जाए, कहाँ पर है और कितनी बन चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कितने नए कॉलेज बनाए और किस जगह बनाए, कितने नए हॉस्पिटल बनाए और किन जगह बनाए। डॉलर की उड़ान को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए। अगर आईएमएफ के पास, अगर मैं आईएमएफ, ये इमरान खान का ऐलान था कि अगर मैं आईएमएफ के पास जाऊं तो बेहतर है कि मैं ख़ुदकुशी कर लूं। तो फिर स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले क्यों कर दिया गया। और स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले करने का मतलब मुल्क आईएमएफ के हवाले कर दिया गया कि अब आपकी पॉलिसी आईएमएफ बनाएगी, आपकी जो माशी पॉलिसी है वो आईएमएफ बनाएगी, कितनी महंगाई करनी है, कितना किस यूनिट को कितना बिजली के यूनिट पे क्या रेट करना, ये सब पॉलिसी अब आईएमएफ बनाएगी। यानी कि हमारे घर का या हमारे पाकिस्तान का बजट आईएमएफ बनाएगी। तो वो यकीनन अपने फ़ायदा देखेगी, हमारा फ़ायदा वो नहीं देखेगी। तो चीनी, आटा, दाल, घी जिसका ताल्लुक गरीब आवाम से ज़्यादा है, उसके रेट को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए। ये क्यों दिन पे दिन महंगी हुई, क्या वजह थी कि इनको पर लगे और 140 रुपये किलो घी वाला वो 440 रुपये का हो गया। और ये सवाल है मेरा, केपीके में 16 कॉलेज को पिछले 5 सालों में क्यों बंद कर दिया गया। 16 कॉलेज को पिछले 5 सालों में क्यों बंद कर दिया गया। 355 प्राइमरी और मिडिल स्कूल को महज इस बुनियाद पर बंद कर दिया गया कि ख़जाने पर बोझ है। चलें ठीक है, बंद कर दिया, ख़जाने पर बोझ है। तब उनकी बचत से आपने कौन सा ऐसा काम किया, ऐसा तरक्याती काम किया, वो कौम को बता दिया जाए। पेशावर मेट्रो ट्रेन जिसका बजट 8 अरब था, उसको 97 अरब पर वो लेकर चले गए। और ये तकरीबन 5 या 6 स्टेशन बनने के बाद इनको पता चला कि इसमें तो मेट्रो ट्रेन नहीं गुजर सकती, ये तो स्टेशन छोटे और मेट्रो ट्रेन की चौड़ाई ज़्यादा है। तो फिर इन 5-6 स्टेशन को तोड़ा गया और फिर ये 122.35 अरब रुपए का इसका बजट बना। और ये तनकीद करते थे मुल्तान मेट्रो ट्रेन पर कि 67 अरब के बजट में ये ट्रेन बनी है। और ये अपने बजट को, और फिर इसकी शफाफियत पर जब सवाल उठा तो जनाब शफाफियत की रिपोर्ट भी दे दी गई कि ये बिल्कुल इसमें 1 रुपये की करप्शन भी नहीं हुई और 122.35 अरब का बजट इसमें लगा है। तो अब इनमें एक नज़र गोंदल साहब थे, उन पर 82 अरब की करप्शन थी। किस मेरिट के तहत पार्टी में लिया गया और उसके केस का क्या बना। बाबर अवान के नंदीपुर प्रोजेक्ट में 284 अरब की करप्शन का क्या हुआ। अलीमा खानम के पास 40 अरब रुपए कहाँ से आए, सोर्स ऑफ इनकम बताया जाए। और फिर वाज़े हिदायत के बाद कि भी ये अपना टैक्स जमा कराए, इसने अब तक टैक्स जमा क्यों नहीं कराया। इमरान खान का हेलीकॉप्टर स्कैंडल का क्या बना, उसके केस का क्या बना। शफाफियत पे सवाल उठ रहे हैं ना, क्योंकि 90 दिन में करप्शन इन्होंने ख़त्म करनी थी। मालम जब्बा केस में 34 अरब रुपए की करप्शन का क्या बना। परवेज़ खट्टक और उसके भाई को 46 अरब रुपए की करप्शन का क्या बना। केपीके में 5 सालों की हुकूमत आपकी थी, फिर ख़जाना खाली क्यों। खैबर बैंक के डूबने का ज़िम्मेदार कौन था, इंक्वायरी क्यों बंद की गई। केपीके में नेब इस्लाहात पर 80 करोड़ रुपए खर्च करके इसको बंद कर दिया गया, बल्कि केपीके में नेब के दफ्तर में ताले लगा दिए गए। सवाल है क्यों लगा दिए गए। असद कैसर स्पीकर, जो साहब का स्पीकर थे असद कैसर साहब, उनका इस्लामाबाद में 35 करोड़ का बंगला कहाँ से आया। इमरान खान ने उस पर नोटिस लिया, फिर इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी का क्या हुआ। पिछली हुकूमतों में डॉलर बढ़ने से नुकसान होता था, अब फ़ायदा वो कैसे हो रहा है, कैसे मतलब फ़ायदा हुआ। जो पिछली हुकूमतों ने थर कोयले पर काम करना शुरू किया तो इमरान खान के बयान था कि इससे आलूदगी फैलेगी, पोल्यूशन फैलेगी। और फिर इसके दौर में जब थर कोयले पर काम शुरू किया गया तो इसको कहा कि थर का कोयला मुल्क की तकदीर बदलेगा। तो दोनों बयान ये इमरान खान के थे, तो फिर इनमें इतना तजाद क्यों। टैक्स देने की तलकीन इमरान खान ने खूब की, तमाम लोगों को कहा टैक्स, और टैक्स देना भी चाहिए, मुल्क की माशियत का दारोमदार हमारे टैक्स के ऊपर है। तो अब जो इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब ने अपने गोशवारे जमा कराए थे,
वो जमा कराए थे। 2 अरब 34 करोड़ के नगद और 322 कनाल बनीगाला की ज़मीन और ग्रैंड हयात होटल में लग्जरी फ्लैट 28 लग्जरी फ्लैट। और फिर जो इमरान खान ने इन तमाम चीज़ों के टैक्स जमा किए वो सिर्फ 1,05,000 रुपया टैक्स जमा किया। अगर अब साबिक़ा हुकूमत ने लिए 25 अरब डॉलर का कर्जा, साबिक़ा हुकूमतों ने 35 साल दौर में 25 अरब डॉलर का कर्जा लिया और इस हुकूमत ने अपने 3.5 साल दौर में 20 अरब डॉलर का कर्जा लिया। अगर इमरान खान की हुकूमत में साबिक़ा हुकूमत के कर्ज वापस करने के लिए ये कर्जा लिया तो कर्ज़ों में कमी वाक़या क्यों नहीं हुई, कर्ज़ों में कर्जे बढ़ कैसे गए, कमी वाक़या क्यों नहीं। और अगर इन 20 अरब डॉलर जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने लिया था इन 3.5 साल दौर में, तो कौन सा ऐसा काम शुरू किया कितने जिसको हम कह सकें कि ये काम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी था, वो कौन सा काम है जो शुरू किया जो अब तक हमारी नज़रों में नहीं है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस जिसके लिए हालिया हाई कोर्ट ने कहा है कि इसको आप 1 माह में 30 दिन के अंदर अंदर इस केस का फैसला करें। तो ये गवर्नमेंट हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट इसको इल्तिवा में डालने के लिए बार बार पिटिशन क्यों दायर कर रही थी कि इसको रोका जाए, इसको ये ना सुना जाए, उनको भी सुना जाए, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल, इंडिया, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री समेत लोग के फंडिंग के इल्ज़ाम हैं। अगर आप लोग इस केस का फैसला अगर हो जाता है, इस केस का फैसला अगर हो जाता है और पीटीआई के कारकुन और पीटीआई की लीडरशिप सच्चे हैं तो ये इस इल्ज़ामात से बरी हो जाएंगे। दूसरी सूरत में कौम के सामने हक़ाइक़ आ जाएंगे। अच्छा, 50 लाख घरों का वादा पीटीआई गवर्नमेंट ने किया, कितने घर बना दिए। 1 करोड़ नौकरी का वादा पीटीआई ने किया, कितने घर बना दिए। गवर्नर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का वादा इमरान खान ने किया, कितने गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी बन गई और कितने वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी बन गई। गैस, बिजली, अद्वियात की कीमतें आसमान पर पहुंची, इसकी क्या वजह थी। खारजा पॉलिसी, आज़ाद खारजा पॉलिसी का राग अलापती है ये गवर्नमेंट, जो साबिक़ा गवर्नमेंट थी। आज़ाद खारजा पॉलिसी का इमरान खान की गवर्नमेंट राग अलापती थी कि हमारे आज़ाद खारजा पॉलिसी है और हम आज़ाद खारजा पॉलिसी। और एक सऊदी अरब की एक कॉल के ऊपर इस इमरान खान की गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इंडोनेशिया का दौरा मनसूख कर दिया, जिस दौरे को रखवाने वाला इमरान खान था। महातीर मोहम्मद, तैयब अर्दगान ये एक नए ब्लॉक नया इस्लामी ब्लॉक बनाना चाह रहे थे और इस इस्लामी ब्लॉक को रोकने का जो था वो सऊदी अरब इस नया इस्लामी ब्लॉक नहीं चाहता था कि बने। इमरान खान को एक कॉल की और इमरान खान ने अपना इंडोनेशिया का दौरा मनसूख कर दिया। तो आज़ाद खारजा पॉलिसी फिर इस किस्म की होती है। मैं मर जाऊंगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा और आईएमएफ को हमारा पूरा स्टेट बैंक उठा के आईएमएफ की गोद में रख दिया। अच्छा, आपके दौर में इमरान खान की हुकूमत में कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ तो आपने क्या किया सिवाय इसके कि भाई हर जुमे को रोज़ 5 मिनट की हम स्ट्राइक किया करेंगे। तहरीक लब्बैक के एहतजाज के बावजूद फ्रांस का सफ़ीर आपने नहीं निकाला और ना निकालने की जो वजह इमरान खान ने बताई वो ये बताई कि हमारे यूरोपियन ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। और अब उसी बात को आप लेकर आप कहते हैं कि हम आपके ग़ुलाम हैं। उस वक्त जो नामूस रिसालत के ऊपर बात हुई थी तो उससे बढ़कर तो कोई बात भी नहीं थी। उस वक्त अगर ये स्टैंड ले लिया जाता तो हम ग़ुलाम नहीं थे और हम सफ़ीर निकाल देते तो कम से कम नामूस रिसालत पर हमारा हम पहरेदार होते और आप हमारे बड़े पहरेदार साबित होते। लेकिन आपने उस वक्त फ्रांस के सफ़ीर को सिर्फ ये कहकर नहीं निकाला कि हमारे यूरोपियन ममालिक से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और हमारी माशियत का दारोमदार यूरोपियन ममालिक के साथ काफ़ी हद तक है। कौम को ये भी बताएं कि फरह गोगी जो इस वक्त आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक और मुल्क से फ़रार हो गई थी, आपके
सबसे ज़्यादा नज़दीक थी, उसके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनकी वजाहत आपको देनी चाहिए कि आपके करीबी साथियों में से थी। तो तोशाखाना की वजाहत कौम मांगती है कि जिन हुकूमतों पर, साबका हुकूमतों पर आप लान तान तोशाखाना के हवाले से किया करते थे, तो फिर ये घड़ी, हार और नेकलेस आपने क्यों बेचे? 90 दिन में करप्शन आपने ख़त्म करनी थी। क्या हुआ? करप्शन बढ़ी, इदारों में करप्शन अपने पूरे अरूज पर थी, ख़त्म नहीं हुई। तो मेरे ये कुछ सवालात हैं अपने इन पीटीआई के दोस्तों से, और ये सवालात मैंने आपके रख दिए हैं। उम्मीद है कि महज़ब तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा, दलील के साथ जवाब दिया जाएगा, सबूत के साथ जवाब दिया जाएगा। और अगर आपके पास दलील ख़त्म हो जाएगी तो यकीनन फिर आपके पास गालम गलोच ही बचती है। तो गालियाँ सबको आती हैं देनी, लेकिन महज़ब माशरे में महज़ब लोग दलील का जवाब दलील से दिया करते हैं, न कि गालियाँ गलोच करके अपनी तरबियत का बताते हैं कि हमारी तरबियत कैसी थी और किस तरीके से हम तरबियत हमारी हुई है। तो फ़िलहाल जिस तरह ये हमारे पीटीआई के वर्कर उन्हें ज़्यादातर इन्हिसार दलील की बजाय और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की बजाय कि हमारी हुकूमत की इन 3.5 साल में ये कारकर्दगी रही है, उसको आवाम को बताने के बजाय गालम गलोच पर ज़्यादा इन्हिसार किया हुआ। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप गालम गलोच की बजाय अपनी 3.5 साला कारकर्दगी आवाम के सामने बयान करें, आवाम के सामने रखें, ताकि आवाम आपकी 3.5 साला कारकर्दगी से मुतमईन हो। वरना तो रश मेले और ठेलों पर भी बहुत होता है कि जहाँ पर लोग मेले और ठेले होते हैं वहाँ पर आवाम आ जाती है। आपने माह रमज़ान के तक़द्दुस को भी बरकरार नहीं रखा, और माह रमज़ान में भी आपने नाच गाने का, भंगड़े ढोल ढमक्के सब कुछ आपने किया। तो तक़द्दुस को भी आप, माह रमज़ान के तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए इनसे भी आप इज्तनाब करें। आपका राइट है, एहतजाज आपका राइट है, आवाम का इज्तिमा आपका राइट है, कानून आइन आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन एक इस्लामी मुल्क में हम रह रहे हैं, उसमें माह रमज़ान के तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों से इज्तनाब करेंगे, गालम गलोच से इज्तनाब करेंगे, बात का जवाब दलील का जवाब दलील से देंगे, महज़ब सवाल का जवाब महज़ब जवाब से दिया जाएगा। तो उम्मीद है, मैं अपने इन तमाम भाइयों के आगे मैंने जो ये सवाल रखे हैं इनका जवाब मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त, मेरे जो पीटीआई के वर्कर हैं वो दें, और उनसे मैं अच्छे और मुदल्लल जवाब की तवक्को रखता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।